जो ये कंपन शुरू हो जाता है ना, और वो भी कंपन ड्रम बीट्स के कंपन पर तो बहुत काम है, क्योंकि लेकिन पहाड़ों में बिना ड्रम बीट्स के भी होता है कंपन। क्योंकि मैं उजागर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जब जो पुछारों के घर पे जब मैं करती थी उनके ऊपर, तो वो चावल से खेलना शुरू करते थे और तुरंत उन पे कंपन शुरू हो जाता था। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, क्योंकि उसमें वो ना कोई ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि कई जो शैमनिस्टिक सोसाइटी हैं उनमें वो लोग कुछ जो जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं ना उनको लेते हैं। अब कैसे हम कोई साइकेट्रिस्ट, आप कहेंगे मेरी बेटी को परी लगी है, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को परी लगी है, साइकेट्रिस्ट क्या आपका इलाज करेगा, क्योंकि वो उसकी डायग्नोसिस, लेकिन वो परी को हटा देगा, वो फिर क्वेश्चनिंग करेगा, या तो वो डिप्रेशन ढूंढेगा, या वो एंग्जाइटी ढूंढेगा, या वो सोमेटोफॉर्म ढूंढेगा, कि या डिसोसिएशन ढूंढेगा उसमें। तो वो अपनी एनालिसिस जो है वो साइकियाट्री के बेस पे करेगा, वो परी की पकड़ के बेस पे नहीं करेगा अपनी डायग्नोसिस। अब परी की पकड़ के बेस पे जो डायग्नोसिस कर रहा है वो आपका डंगरिया है, वो कहता है इसको परी लग गई, आप ट्रीटमेंट करिए। इसी को आप पारंपरिक उपचार कह रहे हो? हाँ, ये जो पारंपरिक, और यही नहीं पारंपरिक उपचार की जब मैं बात कर रही हूँ, जैसे डर लगना, डर लग गया तो बबूत लगा दो। बच्चों में डर जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम माँ बाप को ट्रेन करते हैं कैसे आपके बच्चों को डर को, आज तो कोई माँ बबूत नहीं लगाती, मेरे ज़माने में तो लगाती थी। आज कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को बबूत लगा रही हैं, वो डर को अब लॉजिकली एक्सप्लेन करती हैं अपने बच्चों को। डिफरेंस तो यहीं पर आ गया ना, जब लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे तो बबूत लगा रहे थे, जब हम अब बबूत लगाने के पीछे क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इतना काम मैंने नहीं किया और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसीलिए मैं कहती हूँ जब उसकी परी लग गई, उसको उसके डंगरिया ने ठीक कर दिया तो वो वहीं फिनिश हो गया। जैसे कल ही एक एग्जांपल दिया था कि मेरी बेटी नहीं बोल रही थी 2 साल तक, हम मंदिर में गए, पूजा किया, बेटी बोल गई। इससे सस्ता इलाज और क्या हो सकता है कि आप इधर उधर भाग। अब उसकी मुझे साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन यहाँ मत भूलिए कि हर पॉपुलेशन में 1% जो पॉपुलेशन होती है वो साइकोटिक डिजीज से ग्रस्त होती है। स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम पागलपन कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स विद साइकोसिस, डिप्रेशन विद साइकोसिस। जब मैं साइकोसिस की बात कर रही हूँ तो साइकोसिस जो है वो सीवियर डिजीज़ होती हैं। और मेरे पिथौरागढ़ में मेंटल हेल्थ में काम करने के दौरान ऐसे भी पेशेंट आए जो सालों से अपनी लोकल हीलिंग में जा रहे थे इनको ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज़ है, वो लोकल परी का लगना नहीं है, वो एक डिजीज़ है जो 1% पॉपुलेशन में यूनिवर्सली पाई जाती है। उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, 1 हफ्ते में ही इंप्रूवमेंट हो गया। हाँ, उसका ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलता है। तो अब उसके बाद आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप उसके बाद अपने डंगरिया के पास जाइए, आप अपने देवता के पास जाइए, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आपका जो विश्वास का एरिया है उसको कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकियाट्रिस्ट टच नहीं करेगा। कल को आप किसी भी आप देवता को ले आइए पहाड़ से, उसके डंगरिया बन के आप हल्द्वानी में बैठ जाइए, गारंटी कि आपका जो है बढ़िया मर्सिडीज़ 4 साल के अंदर आपके घर में होगी। से मेरे पास अभी एक पेशेंट है, वो पोर्चुगीज़ ओरिजिन की है, उसमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स होने शुरू हुए। एंग्जाइटी के सिम्टम्स होने शुरू हुए तो उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा जो है ये भूत वूत का चक्कर है। ये मत सोचिए कि वेस्ट में नहीं होता है, वो भी होता है। कैंसर के आदमी का लास्ट स्टेज का कैंसर होता है, उसको लगता है कि अभी जो है वो देवता ही ठीक कर देगा। मेंटल हेल्थ की यही प्रॉब्लम है कि देवता ही ठीक कर देगा। जैसे बताया कि कई साइकोसिस के जो केसेस थे मेरे पास आए, जो कई सालों से देवता के पास जा रहे थे, एक महीने डॉक्टर की दवा खाने के बाद इम्प्रूवमेंट होने लगा। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप ये जो देवता का आना है इसको किस तरीके से देखते हो? जैसे इसमें वो पार्ट भी आता है कि जैसे आप वो चावल देखने वाला कह रहे हो, तो उसमें जो वो भविष्य बताता है, ये क्या प्रेडिक्शन होते हैं या किस तरीके की चीज़ें होती हैं? एकदम सामान्य आदमी की भाषा में कहीं पर को समझने की कोशिश करूं। एक आदमी है जिसको हम लोग कहते हैं कि देवता आता है, ठीक है, जिसको आप डंगरिया कह रहे हो, वो क्या चीज़ है? अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक की भाषा में समझना चाहूँगा तो वो क्या चीज़ है पूरी की पूरी? इसको ही विज्ञान से जोड़ते हैं ना, जैसे हम कहीं पर को बात करते हैं स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, वो कहीं पर को किसी महिला को बाबा लेकर आया और उसको स्पर्श किया, या फिर ऐसे पानी पकड़ा, पानी मुंह में डाला, तो वो जल चिकित्सा, इस तरीके से वो साइंटिफिक रीज़न ढूंढने शुरू करना, या फिर इस तरीके की बातचीत बहुत करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? जो ट्रेडिशनल हीलिंग है उसमें मैं फिर कह रही हूँ कि जब लोग अपनी समस्याओं के लिए किसी पारंपरिक
देवता के पास जाते हैं, उसको मैंने ट्रेडिशनल हीलिंग का नाम दिया था। वो नहीं कि हम कौन सी दवा खा रहे हैं, कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि लोग हर तरह की समस्याओं के लिए जाते हैं, बीमारी हो, घर के झगड़े हों, आर्थिक परेशानियां हों, ज़मीन जायदाद के झगड़े हों, उन सब चीज़ के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जिस व्यक्ति के पास ये माना जाता था कि शक्ति है, क्योंकि देवता उस पर उतरता है। तो वो लोग उस देवता के पास, अगर हम देखें तो वो उस व्यक्ति के पास नहीं, उस देवता के पास जा रहे हैं, क्यों ये माना जाता था कि जितना सच्चा होगा उतना सच्चा देवता उस पर आएगा। तो मैं इसको कहती हूँ, मैंने पेपर भी कहा था कि कभी नीत्शे ने कहा था कि मैं ऐसे देवता पर विश्वास कर सकता हूँ जो नाच सके। तो मैंने एक पेपर बोला था इसमें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा कि वो नाचने वाला देवता हमारे यहाँ होता है। जो शुरुआती यूएसए के आपके अनुभव हैं वो किस तरीके के हैं? शुरुआती अनुभव बहुत अच्छे, क्योंकि पहले 3 दिन तो रेस्ट करने को आपको मिलता है, उसके बाद आप ऑफिस में जाके काम करना शुरू करते हैं। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यूएसए में। आप जब प्रोफेशनल होते हैं तो आप 100% प्रोफेशनल होते हैं। तो धीरे धीरे पेशेंट देखना शुरू किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और उसी वक्त हम लोग थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ पे, कल्चर पे और रोरशाक ब्लड टेस्ट पे भी काम कर रहे थे, जो जिसमें वो क्या चीज़ है? ये एक टेस्ट है पर्सनैलिटी का। रोरशाक एक साइकियाट्रिस्ट थे स्विट्ज़रलैंड के, जिन्होंने इंक ब्लड से ह्यूमन पर्सनैलिटी को एनालाइज करने की, पर ज़्यादातर हम लोग उसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते थे, एनालाइज करने का कंसेप्ट दिया था। तो उनका बनाया हुआ टेस्ट है ये रोरशाक स्याही धब्बा टेस्ट, हम उसको हिंदी में कहते हैं। तो उस पर काम किया, उस पर एक बुक भी है को ऑथर्स के साथ। और 1 साल लगभग मैं वहाँ रही, फिर वापस भारत आ गई थी। तो क्लिनिकल डायग्नोज आप करना यहीं से शुरू हो गया था यूएसए वाले टाइम? उससे पहले भी अपने जो जितना भी स्टडी का अनुभव था, और जो थोड़ा बहुत मैं काम करती थी क्लिनिकल साइड बाय साइड, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ कॉलेज में पढ़ाती थी, तो उसी में साइड बाय साइड में करती रहती थी डायग्नोसिस का काम भी थोड़ा बहुत। जहाँ पिथौरागढ़ कॉलेज में आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे? हाँ। कितने साल पढ़ाया आपने यहाँ पे? ऑन एंड ऑफ काफ़ी लंबे समय तक, मेरे ख्याल से 93 तक तो ऑन एंड ऑफ मैंने पढ़ाया ही है। 94 में मैं यूएस चली गई थी। हाँ, 93 तक ऑन एंड ऑफ पढ़ाया है पीएचडी के बाद से, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं थी ना, इसको ये लोग अंशकालिक जॉब कहते थे, और उसमें हमको लेक्चर्स वगैरह मिलते थे, हम लेक्चर करते थे, वो हमको लेक्चर पे करते थे। पर लेक्चर आप लोगों को पे हो? फिर उसके बाद यूएसए के बाद जर्मनी? यूएसए के बाद मैं फिर पिथौरागढ़ में अपना काम करने लगी। तो फिर मेरी, जब हम लोग, मैं यूएसए से आने के बाद हम लोगों ने नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ एक जर्मन कलीग से मुलाकात हुई, और हम दोनों इस एरिया में काम करना चाह रहे थे, ट्रेडिशनल हीलिंग के एरिया में। तो ये ट्रेडिशनल हीलिंग क्या चीज़ है? जो जिस तरह पारंपरिक तरीक़ों से जो उपचार किए जाते हैं पहाड़ों पर, ख़ास तौर से जो देवी देवता के रूप में लोग आकर के जो उपचार की पद्धति है पहाड़ों में, जो काफ़ी कॉमन है, मेरे ख्याल से आज भी कॉमन है, कि हर गांव का में एक मंदिर होता है, उस मंदिर में एक देवता होता है, उस देवता का कोई डंगरिया होता है, कोई जगरिया होता है, और उन लोगों की एक वैल्यू है कि भाई ये देवता है और हमको देवता के पास जाना है। तो ये सब मेरे इंटरेस्ट का विषय था, क्योंकि बचपन से हम लोग को तो अलाउ नहीं था इन सब जगहों पर जाना। तो मैं ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ मुझे रात में ड्रमिंग सुनाई देती थी, कुछ खास अवसरों पर लोग ड्रम बजते थे, तो मैं सोचती थी क्या होता होगा इस सेरेमनी में। तो ये मैं बचपन से बहुत पहले से जानना चाहती थी। तो ये फिर यूएसए से आने के बाद मैंने पिथौरागढ़ में प्रैक्टिस शुरू की, मेरी बहन की डेथ होने के बाद, और ऑन एंड ऑफ बरेली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी काम किया, और उसी दौरान मैं ये काम भी कर रही थी डंगरिया वाला, जिसका डेटा मैंने पहले भी कलेक्ट किया था यूएसए जाने से पहले भी। आप ये पारंपरिक उपचार वाला अपना आप रिसर्च पेपर है आपका जैसा एक है? हाँ, मेरे रिसर्च पेपर है इसमें। ये मेरा पीएचडी का टॉपिक नहीं है, ये रिसर्च पेपर्स हैं। तो आपका ये रिसर्च पेपर में आपके अनुभव कैसे है जब आप लोगों के पास जा रहे थे? मेरे ख्याल से 94-95 के आसपास की बात होगी ये बात है, हाँ, 95, 96 और कुछ 94 से पहले का, तो ये 90s के आसपास है। इसका एरिया कौन सा था? पिथौरागढ़ के गांव, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो दूर गांव हैं इंटीरियर पिथौरागढ़ में भी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में भी, लोकल में भी मैंने कुछ एक को के इंटरव्यूज़ वगैरह लिए थे, जो लोग रेगुलर टाइम हम कह सकते हैं कि जिनके पास लोग अक्सर जाया करते थे। आप एक शब्द इस्तेमाल कर रही हो, पारंपरिक उपचार कह रहे हो आप। हाँ। ये क्या चीज़, किसे आप पारंपरिक उपचार किसे मान रहे हो? अच्छा, जो मैं पारंपरिक उपचार की बात कर रही हूँ वो जड़ी बूटी वाले की नहीं कर रही हूँ,
हाँ, मैं पारंपरिक उपचार वो वाकई में जो देवता के पास जाना जो है ना, जो हमारा बड़ा कॉमन है पहाड़ों में। ये जो जागर और हाँ, पुछारी हाँ, उसकी आप उसकी, बात कर हाँ, रही हैं। एक जो देवता के पास जाने की बात करते हैं, उस ज़माने में तो बहुत था। मैं ये नहीं कह सकती कि आज कितना है, कि जरा सा भी कुछ होता था, किसी को कैंसर जैसी बीमारी भी होती थी तो वो एक और इलाज करवाता था, पैरेलल देवता के पास जाता था कि भाई उसको देवता को कुछ चढ़ाना है, उसको देवता को कुछ देना है, क्योंकि वो परंपरा में आता है। पहाड़ों की परंपरा में गांव होते हैं, गांव का कुल देवता होता है, कुल देवी होती है, उस कुल देवता का कोई डंगरिया होता है। और ये तो परंपरा का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि जब मैं परंपरा की एज ए स्कॉलर बात कर रही हूँ तो मैं परंपरा को ये मानकर चल रही हूँ कि ये परंपरा है, इसको बनाना है। नहीं, वैज्ञानिक होने के नाते मेरे लिए परंपराएं सारी दुनिया में हैं, क्योंकि वो हैं, लेकिन उनका जो रिलेवेंस होता है वो टाइम रिलेवेंस होता है। एक वक्त पर वो रिलेवेंट होती हैं, क्यों कैसे मुझे नहीं मालूम। एक वक्त पर वो रिलेवेंट नहीं होती हैं, फिर वो रिलेवेंट आप रह ही नहीं सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए परंपराओं का। पुराने ज़माने में हम ऐपण दिया करते थे गाँव में, घरों में, गाँव में हो शहर में। उसका पहली चीज़ होती थी, आपके घर में गेरू जरूर होना चाहिए। आप बिना गेरू से लीपे, बिना चावल को पीसे आप ऐपण नहीं दे सकते थे। मुझे अभी भी याद है, माँ रात को चावल भिगा देती थी, सुबह वो सिल में पीसे जाते थे। सुबह गेरू से हम लोग जो है वो अपना जो देहरी होती थी उसको लीपते थे, उसको सूखने देते थे, फिर ऐपण डालते थे। अभी मुझे पता चला कि अब ऐपण की जो अभी की आज की जो स्थिति है वो आप ऐपण वाला टाइल्स लगा देते हैं। तो जो परंपराएं होती हैं ना, वो परंपराएं या तो कंजर्व होती हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब ये अंधविश्वास है या विश्वास है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो अंधविश्वास है। मैं केवल एक परंपरा पर काम कर रही थी जो उस वक्त पर वहाँ पर थी, और वहाँ पर थी, लोग जा रहे थे। तो लोग जा रहे थे, कैसे जाते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है उनके बीच में, ये देखना मेरा काम था मनोवैज्ञानिक के रूप में। तो वो मैंने देखा, उसको हम लोगों ने एनालाइज करने की कोशिश की अपने जर्मन कलीग के साथ। तो हम लोगों ने देखा कैसे, किस तरीके से वो लोग बात करते हैं। जब किसी के पास आप जाते हैं पूछने के लिए, तो वो किस तरह से बात करता है, क्या कम्युनिकेशन का क्या तरीका रहता है, कितनी एम्पैथी उसमें रहती है। और हर सेशन जो होता था ऑफन इंडिविजुअलाइज्ड होता था। ख़ास तौर से जैसे कल मुझे किसी ने करेक्ट किया कि ये डंगरिया नहीं है, ये पुछारे हैं, वट एवर इट इज़। तो पुछारे को भी वो भी उसमें पोजीशन तो होता ही है, वो यूं ही नहीं बन जाता। उसके ऊपर कोई देवता आता है या कोई भूत या कोई प्रेत उसमें आता है, फिर वो आपकी एनालाइज करता है। तो ये सबको हम ये देख रहे थे कि उसमें कितनी मनोवैज्ञानिकता है, कितना वो। जब हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक वो होता है जिसको बात करने का तरीका होता है कि वो आपके इमोशंस तक पहुँच सके आपको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ये हम लोग देख रहे थे उसमें। तो इस विश्वास है, अंधविश्वास है, क्या है, ये सब मेरा एरिया नहीं है। मैंने केवल ऑब्जर्वेशन किया इस चीज़ का। और वो आपको क्या मिला उसमें, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एग्जिस्ट वहाँ पर था। पहली बात तो ये कि हर गांव में मंदिर होते थे, हर गांव का मेरा शायद इसमें एक पेपर भी है जिसमें ज़्यादा डिटेल्स इसको दिया गया है कि कैसे डिवीज़न हुआ है, कैसे गांव में मंदिर का डंगरिया है जो उसके कुल देवता का है, फिर उसके पर्सनल हैं जो घरों में हो जाते हैं। किसी के ऊपर सास का देवता आता है, किसी के ऊपर किसी के फैमिली मेम्बर्स का आता है, और कुछ हैं जो लार्ज स्केल पे हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है इसको अपने तरीके से मैंने उस वक्त करने की कोशिश की थी कि कितनी हायरार्की में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ये है भैया आप इसको मानो। ये तो एक साइकोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये बेसिकली रिसर्च वर्क है जो सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, जो सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसका जो एक एकेडमिक और रिसर्च का पोर्शन है वो अलग है। व्यक्तिगत रूप में जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं इसकी एनालिसिस क्या मैं लेमेंस के लिए कोई एनालिसिस नहीं दे सकती। तो इसका जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। हाँ, ये होता था 30 साल पहले और मुझे बताया गया कि आज भी होता है। तो मेरा जो काम है वो 30 साल पहले का है कि कैसे ये था उन जगहों पर और कैसे अब है। मुझे फिर से काम करना पड़ेगा कि आज के रूप में तो मैं एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकती हूँ क्या आज से 30 साल पहले था और किस रूप में आज है। जैसे आप कंपैरेटिव स्टडी में करती हूँ, 30 साल पहले हम ऐपण देते थे, आज हम टाइल्स लगा दे रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप ये जो देवता का आना है इसको किस तरीके से देखते हो? आप किसी तरीके की डिजीज या फिर क्या नहीं देखते हो उसमें? नहीं,
कुछ चीज़ें हम जो डिजीज़ की बात करते हैं वो जो DSM या ICD जो मैनुअल्स हैं डिजीज़ के जिसमें डायग्नोसिस होती है ये उसमें क्या हमें DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ये अमेरिकन है और ICD जो ये 2 मैनुअल हैं जिसमें पूरे सिम्टम्स दिए गए हैं बीमारियों के, मानसिक बीमारियों के। इनके आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। ये मानसिक बीमारियाँ यूनिवर्सली हैं। मानसिक डिप्रेशन यहाँ होगा तो उसके वही सिम्टम होंगे जो अमेरिका में किसी को डिप्रेशन हुआ है उसके सिम्टम होंगे। अब परी की पकड़ जो है वो लोकल है, उसको कैसे हम DSM में या ICD में जगह दे सकते हैं? अब परी लगती है, वो देवता के पास जाता है, उसकी परी ठीक हो जाती है। मुझे नहीं पता कैसे होती है, मैंने तो केवल ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा मुझे परी लगी, मेरी परी ठीक हो गई, दैट्स इट। क्योंकि अगर उसमें डायग्नोसिस की मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे डायग्नोसिस के लिए उसके अंदर वो सिम्टम्स देखने पड़ेंगे जो मैनुअल में हैं। अब कल्चर स्पेसिफिक जो सिम्टम्स होते हैं उनको हमने कल्चर स्पेसिफिक ही रखा है मैनुअल में। इसी को समझने की कोशिश करते हैं, परी लगना वाला जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक आपने सीधे से ही कह दिया कि डिजीज की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे सर, इंटरनेशनली हम नहीं रख सकते। ओके, फिर कहाँ रखेंगे उसे? अब वो लोकल है। परी जो है पहाड़ से नीचे किसी को नहीं लगती। अब कैसे हम कोई साइकेट्रिस्ट, आप कहेंगे मेरी बेटी को परी लगी है, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को परी लगी है, साइकेट्रिस्ट क्या आपका इलाज करेगा? क्योंकि वो उसकी डायग्नोसिस, लेकिन वो परी को हटा देगा। वो फिर क्वेश्चनिंग करेगा, या तो वो डिप्रेशन ढूंढेगा, या वो एंजाइटी ढूंढेगा, या वो सोमेटोफॉर्म ढूंढेगा कि या डिसोसिएशन ढूंढेगा उसमें। तो वो अपनी एनालिसिस जो है वो साइकियाट्री के बेस पे करेगा, वो परी की पकड़ के बेस पे नहीं करेगा अपनी डायग्नोसिस। अब परी की पकड़ के बेस पे जो डायग्नोसिस कर रहा है वो आपका डंगरिया है। वो कहता है इसको परी लग गई, आप ट्रीटमेंट करिए। इसी को आप पारंपरिक उपचार कह रहे हो? हाँ, ये जो पारंपरिक, और यही नहीं, पारंपरिक उपचार की जब मैं बात कर रही हूँ, जैसे डर लगना, डर लग गया तो बबूत लगा दो। बच्चों में डर जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके लिए हम माँ बाप को ट्रेन करते हैं कैसे आपके बच्चों को डर को, आज तो कोई माँ बबूत नहीं लगाती, मेरे ज़माने में तो लगाती थी। आज कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को बबूत लगा रही हैं? वो डर को अब लॉजिकली एक्सप्लेन करती हैं अपने बच्चों को। डिफरेंस तो यहीं पर आ गया ना। जब लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे तो बबूत लगा रहे थे। जब हम अब बबूत लगाने के पीछे क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इतना काम मैंने नहीं किया और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसीलिए मैं कहती हूँ जब उसकी परी लग गई, उसको उसके डंगरिया ने ठीक कर दिया तो वो वहीं फिनिश हो गया। जैसे कल ही एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरी बेटी नहीं बोल रही थी 2 साल तक, हम मंदिर में गए, पूजा किया, बेटी बोल गई। इससे सस्ता इलाज और क्या हो सकता है कि आप इधर उधर भाग। अब उसकी मुझे साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन यहाँ मत भूलिए कि हर पॉपुलेशन में 1% जो पॉपुलेशन होती है वो साइकोटिक डिजीज से ग्रस्त होती है। स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम पागलपन कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स विद साइकोसिस, डिप्रेशन विद साइकोसिस। जब मैं साइकोसिस की बात कर रही हूँ तो साइकोसिस जो है वो सीवियर डिजीज़ होती हैं। और मेरे पिथौरागढ़ में मेंटल हेल्थ में काम करने के दौरान ऐसे भी पेशेंट आए जो सालों से अपनी लोकल हीलिंग में जा रहे थे इनको ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज़ है, वो लोकल परी का लगना नहीं है। वो एक डिजीज़ है जो 1% पॉपुलेशन में यूनिवर्सली पाई जाती है। उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, 1 हफ्ते में ही इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ, उसका ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलता है। तो अब उसके बाद आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप उसके बाद अपने डंगरिया के पास जाइए, आप अपने देवता के पास जाइए, वो आपकी मर्जी। क्योंकि आपका जो विश्वास का एरिया है उसको कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकियाट्रिस्ट टच नहीं करेगा। आपका धर्म, आपका विश्वास, वो आपकी पर्सनल चीज़ है। हमारा काम तो बीमारी का इलाज करना है। जब हमको बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं हम उनका इलाज करते हैं, हम किसी के पर्सनल बिलीफ को थोड़े ना टच करते हैं। मेरे क्लिनिक में कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, पहाड़ी आए, बिहारी आए, अपने विश्वास को लेकर, उनका विश्वास उनकी पर्सनल चीज़ है। मेरा काम तो सिम्टम्स को ट्रीट करना है। अब अगर इसको मैं एकदम सामान्य आदमी की भाषा में कहीं पर को समझने की कोशिश करूं, एक आदमी है जिसको हम लोग कहते हैं कि देवता आता है, ठीक है, जिसको आप डंगरिया कह रहे हो, वो क्या चीज़ है? अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक की भाषा में समझना चाहूँगा तो वो क्या चीज़ है पूरी की पूरी? अच्छा, वो क्या चीज़ है पूरी की पूरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती मनोवैज्ञानिक के तौर पे। मनोवैज्ञानिक के तौर पे पोजीशन होता है, पोजीशन के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है मुझे नहीं मालूम। पोजीशन किस वजह से होते हैं? अगर हम साइकोलॉजी में जाएं, किसी को पोजीशन, जितना भी डिसोसिएशन है वो एंजाइटी की वजह से होता है, जिसमें हम अपने को अपने से दूर हो जाते हैं, उसको डिसोसिएशन कहते हैं। वेस्ट में भी मिलता है, अलग फॉर्म में मिलता है, वहाँ हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। वहाँ देवता और डंगरिया और ये सब नहीं होता है,
वहाँ डिसोसिएशन होता है। और जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट है, वो पोर्चुगीज़ ओरिजिन की है, उसमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स होने शुरू हुए। एंग्जाइटी के सिम्टम्स होने शुरू हुए तो उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा जो है ये भूत वूत का चक्कर है, ये मत सोचिए कि वेस्ट में नहीं होता है, वो भी होता है। तो उसने उसको कहा कि अब वो जब तक मेरे पास आई तो उसके सिम्टम्स इतने डिटेरियोरेट हो चुके थे कि उसको उससे निकालना, भूत वाले कंसेप्ट से निकालना और उसकी एंग्जाइटी को लॉजिकली ट्रीट करना। तो आज वो मुझसे कहती काश मैं वहाँ गई नहीं होती, जिसने मुझे, अब उसको पूरा एंग्जाइटी को डिफाइन किया उसको, क्योंकि हम इसको साइको एजुकेशन कहते हैं, फिर उसके एंग्जाइटी के सिम्टम्स को ट्रीट किया। तो उसके वो कहती है कि इस ट्रेडिशनल वे में जाने ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन वहाँ एक और दो केसेस हैं ऐसे। तो किसी भी मानसिक बीमारी में ना जो कल्चरल कंसेप्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब अगर मेरे पास स्किज़ोफ्रेनिया का कोई पेशेंट आएगा, उसको तो डायग्नोस करना मुझे कोई मुश्किल नहीं है और उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी केवल दवाइयों से ही ठीक होती है, वो मनोवैज्ञानिक थेरेपी से भी ठीक नहीं होती, उसमें चाहिए सपोर्टिव मनोवैज्ञानिक थेरेपी, लेकिन वो दवाइयों से ठीक होती है। डिप्रेशन दवाइयों से ठीक होता है, एंग्जाइटी सीवियर हो जाए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर दवाइयों से ठीक होता है। तो ये तो जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तो हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम बीमारी की जो डेफिनेशन होती है, बीमारी के सिम्टम्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। देवता का लगना या परी का आना कंटिन्यू नहीं करता, वो एपिसोडिक होता है। देवता आएगा एक पर्टिकुलर डे में आएगा, तो उसको कैसे बीमारी में रख सकते हैं? आदमी आज बीमार है, 10 दिन बीमार नहीं है, आज मुझे बुखार आ गया, 15 दिन तक बुखार नहीं है और उसके बाद बुखार नहीं आया, फिर मैं ठंडी जगह पे गई, बुखार आ गया, तो वो बीमारी नहीं है। मुझसे तो कहेंगे भाई ठंड से बचाओ। अब एक दिन उसके ऊपर देवता आ रहा है, बाकी दिन वो अपने काम धाम कर रहा है, तो न उसको परेशानी ना हमें परेशानी। फिर उसको, क्योंकि मेंटल हेल्थ में तो डेफिनेशन ही यही है ना, बीमारी हम उससे कहते हैं जब आदमी खुद के लिए खतरा हो जाए या दूसरों के लिए खतरा हो, या उसकी खुद की ज़िंदगी को खतरा है या दूसरों की ज़िंदगी को खतरा है, तब हम उसको बीमारी में डायग्नोस करते हैं। बाकी एनालिसिस की बात है, हमसे दो चीज़ें कही गई थी जब हम लोग एनालिसिस करते थे। एक तो साहित्यकारों की कभी एनालिसिस मत करना। हमारे यहाँ एक गायक है गांसबुर्ग, उसके संगीत को, उसके जो म्यूज़िक है वो जो है जिसने फ्रांस के राष्ट्रगीत की को इस तरह से गाया कि वो बैन हो चुका था। फिर खैर अब तो वो मार्सेयेज़ को, तो उस पागल आदमी की कौन एनालिसिस करेगा, लेकिन उसका इतना कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए साहित्यकारों की हम एनालिसिस नहीं करते। अगर एनालिसिस करने लगे तो हम उन सबको जो है मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनके हम कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो वैसे ही कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको ऑब्जर्व करना है, ये एग्जिस्ट करता है। अब अंधविश्वास से जहाँ तक हटाने की बात है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया जा रहा है, जो इस तरह के हीलर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि ये जो जब सिम्टम्स होते हैं तो आप उसको सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आइए। हम इसको मुख्य धारा में मिला सकते हैं। हम ये कहें कि आप जब आपके पास इस तरह का आदमी आता है तो वो आप उसको सीधे से डॉक्टर के पास भेज दीजिए, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स, कैंसर के आदमी का लास्ट स्टेज का कैंसर होता है, उसको लगता है कि अभी जो है वो देवता ही ठीक कर देगा। मेंटल हेल्थ की यही प्रॉब्लम है कि देवता ही ठीक कर देगा। जैसे बताया कि कई साइकोसिस के जो केसेस थे मेरे पास आए, जो कई सालों से देवता के पास जा रहे थे, एक महीने डॉक्टर की दवा खाने के बाद इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो ये दो चीज़ें हैं ना। तो एक तो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, किसी भी चीज़ को आप रातों रात इरेडिकेट नहीं कर सकते, आपको अवेयरनेस पहुंचानी होती है। बिना अवेयर किए आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। आप पढ़े लिखे हैं, आप कहेंगे ये सब वहम है, मैं नहीं मानती, लेकिन मानने वाले से मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये सब वहम है। वो उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद को एजुकेट करे, वो खुद आगे बढ़े। हाँ, एक सीनियर पर्सन होने के नाते मैं उसको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते नहीं, कि मनोविज्ञान को नहीं छूना पड़ता किसी के भी विश्वास को। तो जैसे अभी आप अपनी बातचीत में एक पोजीशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब हम कभी जागर, डंगरिया, इनसे रिलेटेड बातें करते हैं, पोजीशन और ट्रांस दो शब्द आते हैं, ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, दोनों एक ही तरह से हम इनको ले सकते हैं। जब इंसान का कि वो कॉन्शियसनेस चेतना की दूसरी अवस्था में चला जाता है,
जैसे कि मैं अभी मीना हूँ, अगर मुझ में देवता जो आता है तो मेरी कॉन्शियसनेस जो चेतना की अवस्था है वो बदल जाती है, वो अल्टरनेटिव स्टेज होती है, उस वक्त मैं उस देवता का रूप हो जाती हूँ। तो इसी को ट्रांस कहा जाता है, जो आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। ये बहुत दुनिया के बहुत से देशों में पाया जाता है। विकसित देशों में शायद कभी पाया जाता था, अब नहीं के बराबर है, लेकिन अफ्रीका में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है, कई ईस्टर्न एशियन ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ में है, कई जगह पर ये पाया जाता है। जो शैमनिज़्म है, जो ये पोजीशन है जिसमें हम दूसरी चेतना की दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, ये कई कई संस्कृतियों में पाया जाता है। क्यों फिर ये धीरे धीरे विकसित देशों में भी लुप्त हो गया? जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंसान की वैज्ञानिक चेतना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो इसको ये केवल परंपरा का एक हिस्सा बन के रह जाएगा ना। भारत में तो इसको ही विज्ञान से जोड़ते हैं ना, जैसे हम कहीं पर को बात करते हैं स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, वो कहीं पर को किसी महिला को बाबा लेकर आया और उसको स्पर्श किया, या फिर ऐसे पानी पकड़ा, पानी मुंह में डाला, तो वो जल चिकित्सा, इस तरीके से वो साइंटिफिक रीज़न ढूंढने शुरू करना, या फिर इस तरीके की बातचीत बहुत करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, साइंटिफिक होने की सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास रिसर्च वर्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ साइंस रातों रात नहीं हो जाती। साइंस भी रातों रात साइंस नहीं हुआ जब तक कि उसने जब तक कि वो आपको प्रमाण नहीं देता है। करिए ना खोज, आर्टिकल्स पब्लिश करिए ना, जो साइंस की डेफिनेशन है उसमें आइए। साइंस कहने से थोड़ा ना कोई चीज़ साइंस हो जाती है। साइंस की आपको साइंस की डेफिनेशन में आना होगा। जहाँ तक स्पर्श चिकित्सा की बात है, स्पर्श का तो मानव जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कोज़ाक का तो काम ही इस पर है, स्पर्श के अभाव में किस तरह से वो रोमानियन जो किड थे, जो जिनको खाना और बिस्तर तो मिल गया था लेकिन अफेक्शन नहीं मिला था, स्पर्श नहीं मिला था, उसका तो काम ही इस पर है कि बच्चे के लिए स्पर्श कितना ज़रूरी है। बच्चे के लिए माँ के द्वारा छूना, माँ के द्वारा अभी मैं कल हेम ने मुझे एक किताब दी, पहाड़ी उन पर घुघुती बासुटी, उसको पढ़ते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया। किस तरह से माँ हमको छूती थी, किस तरह से वो हमको कहानियाँ, वो पहाड़ी छोटे छोटे गीत सुनाया करती थी। स्पर्श तो बहुत महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, लेकिन स्पर्श की भी सीमाएं होती हैं। स्पर्श की भी अब जब स्पर्श कोई थेरेपी कर रहा है, ऑफ कोर्स स्पर्श का मतलब है स्पर्श महत्वपूर्ण है। अब स्पर्श की थेरेपी वैज्ञानिक हो गई, आपने कह दिया बिना डेटा दिए, बिना साइंटिफिक काम किए, तो जोड़िए जिस चीज़ को जानना है विज्ञान से, तो कुछ भी जोड़ दें। मैं कुछ करूं, पानी फेंकूं और पानी फेंक के शॉक लगा, चेतना वापस आ गई, ऐसे थोड़े ना विज्ञान हो जाता है। विज्ञान के तो आपको डेटा देना होता है, विज्ञान में तो आपको बहुत काम करना होता है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं ना, जैसे वो आग के ऊपर चलता है या फिर वो लोहा पकड़ता है, वो सब क्या चीज़ें? वो सब चीज़ें तो हमारे देश में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक मशहूर वो हुआ करते थे साउथ में, जिन्होंने पूरा इन सब की वो दिखाते थे। मैं भी कर लूँगा इसे, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा उनका। दाभोलकर का तो पूरा लाइफ ही इसमें है। ये जादू तो कोई भी आपको, जो नट लोग आते हैं खेलने के लिए, वो दिखा देते हैं ये वाला जादू। आग के ऊपर चलना, ये तो फिजिक्स का सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल। आग के ऊपर आप तेज़ी से चलिए, आग ने आपको स्पर्श ही नहीं किया, फिर कहाँ से आप जलोगे? वो कील के ऊपर खड़े। दाभोलकर का तो बहुत काम है इसमें। ये जो जितने भी ये जादूगिरी है ना, आग जला देना और ये करना, ये तो मैजिक के ट्रिक्स हैं, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़े ना है। मैजिक में आप वहाँ मैजिक सीखने वाले तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे काम। फिर हम वो भी देखते हैं ना कि जैसे एक आदमी कांपता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग कांपना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैं काम करना चाह रही थी। ओके। ये जो एक आदमी कांपता है, और ये मेरा इतना गहरा काम नहीं है इसमें, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। जो ये कंपन शुरू हो जाता है ना, और वो भी कंपन, ड्रम बीट्स के कंपन पर तो बहुत काम है, क्योंकि लेकिन पहाड़ों में बिना ड्रम बीट्स के भी होता है कंपन। क्योंकि मैं उजागर की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जो पुछारों के घर पे काम जब मैं करती थी उनके ऊपर, तो वो चावल से खेलना शुरू करते थे और तुरंत उन पे कंपन शुरू हो जाता था। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, क्योंकि उसमें वो ना कोई ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि कई जो शैमनिस्टिक सोसाइटी हैं उनमें वो लोग कुछ जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं ना, उनको लेते हैं। हमारे पहाड़ों में तो वो भी नहीं है कि उन्होंने किसी ड्रग का इस्तेमाल किया, ड्रम बीटिंग भी नहीं है। तो मैं इस पर काम आगे बढ़ाना चाह रही थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, लेकिन आगे वाली जनरेशन कर सकते हैं इस पे काम।
उसके अलावा हम बहुत बार इस तरीके का होता है कि स्कूलों में हम देखते हैं, खासकर लड़कियों के स्कूलों में, एक बच्ची कांपती है, फिर दूसरी आती है और पूरे बच्चों में, उसको क्या बोलते हैं, क्या मास होता है, हिस्टीरिया। मास ये क्या हिस्टीरिया चीज़ होती है? इसमें मास हिस्टीरिया में ये होता है कि सभी लोगों में एक ही तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं और 99% ये औरतों में होता है। यूरोप का एक मास हिस्टीरिया है, अल्जास का, वो बहुत फेमस है। मैं यूरोप में ये बहुत पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। तो वो मास में जो है एकदम औरतें जो हैं एक सा बिहेवियर करने लगती हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसकी, लेकिन मैं जो स्त्रीवादी हूँ उसमें कहती हूँ कि एक तरह से वो स्त्रियों को अपने एग्जिस्ट होने का, अपने होने का वो दिखाता है कि हम हैं, देखूँ हमें। लेकिन इसका मनोविज्ञान आइडेंटिटी से आइडेंटिटी से, हाँ, लेकिन इसका मनोविज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। जैसा किसी स्कूल में इस तरीके के पीछे अचानक से कहीं पर को हो जाता है, तो कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि ऐसा कुछ कर लो आप, एटलीस्ट बच्चे सेफ रहें? नहीं, बच्चे सेफ रहें। एक तो ये है कि उनकी सेफ्टी का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मास हिस्टीरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं उस वक्त, वो जो स्टेज पे हैं। तो सेफ्टी का ध्यान रखिए। और क्योंकि मैंने डायरेक्ट कोई एपिसोड नहीं देखा है मास हिस्टीरिया का, जितना भी मैंने है सुना है। मेरे ज़माने में तो कभी हमारे स्कूल में मास हिस्टीरिया जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपके स्कूल में वो जो परी वाला होता था? एक आध लड़कियों को परी लगती थी, वो बेहोश हो जाती थी, तो हम उनको बेहोशी तक उन टीचर्स इंतज़ार करती थी। होम साइंस की टीचर थी तो उसको पता था कि ये बेहोश है, तो वो जितना भी जो कुछ भी किया जाता है, जो जिसको मलेज कहते हैं फ्रेंच में, आप को कभी भी हो सकता है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स को अक्सर होता है, तो उसको, वो होम साइंस की टीचर थी, तो उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि समय कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कॉन्शियस हो जाती थी। एक टर्म आप ट्रेडिशनल हीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका टॉपिक भी उससे रिलेटेड है कहीं पर को, तो उत्तराखंड में या पहाड़ों में जहाँ आपने काम किया, आपने क्या देखा और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? जो ट्रेडिशनल हीलिंग है उसमें मैं फिर कह रही हूँ कि जब लोग अपनी समस्याओं के लिए किसी पारंपरिक देवता के पास जाते हैं, उसको मैंने ट्रेडिशनल हीलिंग का नाम दिया था। वो नहीं कि हम कौन सी दवा खा रहे हैं, कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि लोग हर तरह की समस्याओं के लिए जाते हैं। बीमारी हो, घर के झगड़े हों, आर्थिक परेशानियाँ हों, ज़मीन जायदाद के झगड़े हों, उन सब चीज़ के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जिस व्यक्ति के पास ये माना जाता था कि शक्ति है, क्योंकि देवता उस पर उतरता है। तो वो लोग उस देवता के पास, अगर हम देखें तो वो उस व्यक्ति के पास नहीं, उस देवता के पास जा रहे हैं, क्यों ये माना जाता था कि जितना सच्चा होगा उतना सच्चा देवता उस पर आएगा। तो मैं इसको कहती हूँ, मैंने पेपर भी कहा था कि कभी नीत्शे ने कहा था कि मैं ऐसे देवता पर विश्वास कर सकता हूँ जो नाच सके। तो मैंने एक पेपर बोला था इसमें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा कि वो नाचने वाला देवता हमारे यहाँ होता है। तो ये तो मेरी एकेडमिक वो है ना, जो जब हम एकेडमिक में होते हैं तो आप उसको कई स्टेज होती हैं ना एनालिसिस की। एक ये होती है कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि ऐसा होता है। मैंने केवल इंट्रोड्यूस किया है ऐसा होता है, उससे ज़्यादा काम मैंने नहीं किया है कि ऐसा होता है। लेकिन मेरी पूरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें। ऐसा होता है, ये एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा होता है, यहाँ तक सीमित है मेरा काम कि ये होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ साइकोलॉजिकल उसके एनालिसिस हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और मैं अब उससे फ़िलहाल बचना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन उसकी वजह से हो गया। तो जैसे इसमें वो पार्ट भी आता है कि जैसे आप वो चावल देखने वाला कह रहे हो, तो उसमें जो वो भविष्य बताता है, ये क्या प्रेडिक्शन होते हैं या किस तरीके की चीज़ें होती हैं आपके जो आपने देखा? देखिए, अगर ऑनेस्टली कहूँ मनोवैज्ञानिक तरीके से, होता क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, हम ये कहते हैं कि एम्पैथी होनी चाहिए उस इंसान में। बिना एम्पैथी के आप कुछ नहीं कर सकते। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के पाँव में दर्द हो रहा है तो आप फील कर सकते हैं कि आप उसके जूते में हैं। तो मुझे ये लगता है कि व्यक्तिगत रूप से इन लोगों में एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो एंग्जाइटी का पेशेंट होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना छोटी छोटी घटनाओं की, वो बड़ी तेज होती है। तो वैज्ञानिक रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें ये दोनों चीज़ें होती। कैसे वो उतनी जल्दी एनालिसिस कर लेता है उस सिचुएशन की, और क्योंकि उसके पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो है ही। सास बहू के झगड़े हो रहे हैं तो वो अमेरिकन सास बहू के थोड़े ना हो रहे हैं, वहाँ भी होते हैं झगड़े सास बहू के वेस्ट में। वो कुमाऊँ के एक छोटे से गाँव के झगड़े हैं, तो उसको तो पता है ना कॉन्टेक्स्ट उसको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में ये होना है। एम्पैथी उसके अंदर है।
उनका बोलने का तरीका जो मैंने देखा, जो छोटा सा होता था गांव में, और वो किसी भी जाति का हो सकता था, वो छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके, अगर अच्छी से पूछ करता है तो वो बड़ी जात छोटी जात कोई भी उसके पास जा सकते हैं। तो वो अपनी एनालिसिस करता है। जो हमने ऑब्जर्व किया था अपने जर्मन कोलीग के साथ ये था कि एनालिसिस करना, एम्पैथिक बिहेवियर, क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चंस थे वो बड़े स्ट्रक्चर्ड होते थे, और उसी क्वेश्चनिंग में वो सोल्यूशन भी ढूंढ लेता है, इसको क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन देना है। क्योंकि वो वाइज मैन तो है, शामन को एक तरह से वाइज मैन भी तो कहा जाता था। वो वाइज मैन है ना सोसाइटी का, जिसके पास उतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। मैं तब की बात कर रही हूँ। आज जो है आप झूला कमंडल लेके डंगरिया बन जाइए, दुनिया इतनी परेशान है। कल आप साधु का जो चोगा पहन के बैठ जाइए, पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों दुखिया जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, 0.05 है 100,000 में साइकियाट्रिस्ट का रेशियो हिंदुस्तान में। 25% पॉपुलेशन को डिप्रेशन और एंजाइटी होता ही है। 1% में साइकोटिक डिजीज़ होती ही है। 26% पॉपुलेशन आपकी बीमार है और आपके पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है। एक बाबा जी को सुन रही थी, वो कहते थे शादी कर लो, शादी हुई, उनका हर सवाल में जवाब होता है शादी हो गई, शादी कर लो। उनका तो फाइनल सॉल्यूशन है मानसिक रूप से बीमार हो शादी कर लो। बाबा जी को पता है 18 साल के बाद सेक्सुअल डिज़ायर जिंदा हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि शायद नहीं, वो तो फ्राइडियन हो गए ना उस ज़माने पे जब कहते थे कि तो कहीं से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, कहीं से थोड़ी सी। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की इतनी कमी है तो लोग भागते हैं जो मिल जाए। तो सुना कि अब मैंने कई लोगों से सुना कि डंगरिया भी अब बहुत बढ़िया प्रोफेशन हो गया। लोग आते हैं, पहले तो ये था कि लोग अपना चावल वावल दे जाते थे डंगरिया को, 2-3 रुपया रख देते थे। सुना अब डंगरिया बाकायदा फीस लेता है। तो वो जो मैंने काम किया था वो ट्रेडिशनल हीलिंग तो रही नहीं है। प्रोफेशन नहीं था? नहीं, वो तो ये था कि गांव में एक ही व्यक्ति होता था देवता के द्वारा चूज किया जाता था, जो देवता ने उसको अपना बना लिया कि इसके ऊपर मैं आऊँगा। उसकी तो छोटे स्ट्रक्चर पर था ना। हर गांव में एक कुल देवता है, हर गांव में एक इष्ट देवता है, उस इष्ट देवता का एक डंगरिया है। तो ये तो मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया वो तब की बात है। आज तो आप कहिए कि मैं कल को आप किसी भी आप देवता को ले आइए बाहर से, उसके डंगरिया बन के आप हल्द्वानी में बैठ जाइए, गारंटी कि आपका जो है बढ़िया मर्सिडीज 4 साल के अंदर आपके घर में होगी, गारंटीड। सोल्यूशन ही नहीं है मेंटल हेल्थ, सारी जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से थोड़ा फ़र्क है ना। फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि आपको बुखार आएगा, आपको सिम्टम्स होंगे, आपको वीकनेस आएगी, आपको दिखता है। मेंटल हेल्थ में तो दिखता ही नहीं, मन बेचैन हो रहा है, बहुत दिनों से अब मन नहीं लग रहा, अरे मैं रोती ही रहती हूँ अपने कमरे में जाके, पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरा रोना ही नहीं रुक रहा है। ये सारे तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण हैं। और या मुझे आत्माएं आती हैं, मेरे कानों में बात करती हैं, साइकोसिस का लक्षण है। तो ये सब चीज़ें, अरे नहीं इसको कुछ हो गया, इसको भूत लग गया, इसको देवता लग गया, तो आधे से ज़्यादा समय तो हम वहाँ बर्बाद कर देते हैं। तो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ है। कितने एडवर्टीजमेंट हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के जो गांव तक पहुंच रहे हैं, क्या है हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। जितने पोस्टर लगे रहते हैं भारत में, आते ही जो दिखते हैं, एक भी पोस्टर मानसिक स्वास्थ्य पे नहीं दिखता। राजनीति और राजनीतिज्ञों पे केवल पोस्टर दिखते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक को गुस्सा आता है, कहाँ है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, कहाँ किया जा रहा है उसका प्रचार। कल एक गाड़ी में ड्राइवर ने रेडियो लगाया हुआ था, उसमें बीच बीच में पब्लिसिटी आ रही थी, तो वो म्यूचुअल फंड की पब्लिसिटी कर रहा था, और उसमें जो खतरे हैं म्यूचुअल फंड के उसको इंग्लिश में कह रहा था। कितनी बार मानसिक स्वास्थ्य की पब्लिसिटी होती है। एक दिन मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है, उस दिन कुछ साइकियाट्रिस्ट अपना कर देते हैं बेचारे। कितनी बार मानसिक स्वास्थ्य को, किस हॉस्पिटल में लिखा है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य की अवेयरनेस के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य का तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो जब तक हम कंसेप्ट नहीं पहुंचाएंगे मानसिक स्वास्थ्य का, आदमी कैसे डिफरेंस करेगा कि ये देवता है या मानसिक स्वास्थ्य है। अंधविश्वास तो हम कह देंगे अंधविश्वास है, छोड़ो, उसको क्या दिया हमने उसके अंधविश्वास के आगे, ये अंधविश्वास है, ये लो, हमने दिया अल्टरनेटिव। क्यों बेचारे की लाठी छीने जिसके बाहर वो चल रहा है, देना है हमें।
हमें जागरूक करना है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक ही नहीं करेंगे तो हम विश्वास कहें, अंधविश्वास कहें, कुछ भी कहें, हम लोग तो बैठे हैं अपनी अपनी डिग्रीज लेकर के, कुछ भी एनालिसिस कर दी। अगर हम पहाड़ को स्पेसिफिक लें तो आप वहाँ पर को किस किस तरीके के मानसिक बीमारियाँ या फिर इस तरीके की चीज़ें देखते हो? फ़िलहाल पहाड़ों पर डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई लोग तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करते हैं, फिर मैं उनको ये सजेशन देती हूँ कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। इसका रीज़न क्या, मतलब कुछ आप देखिए, रीज़न जो होता है मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम का रीज़न ये होता है कि बचपन में हम लोगों को बनाया जाता है, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में स्कीमा कहते हैं, कि जिसको आप संस्कार कह सकते हैं हिंदी भाषा में। तो संस्कार का मतलब केवल पूजा पाठ करना ही नहीं होता है। संस्कार का मतलब होता है कि किस तरह से मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बाद में आकर के। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के संस्कार होते हैं, समस्याओं से समाधान के संस्कार होते हैं, हमें बचपन में ही दे दिए जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम समस्याओं के सामने आते हैं। तो कुछ लोग तो समस्याओं का समाधान जो है वो बड़े लॉजिकल तरीके से करते हैं, वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं जाते हैं। कुछ लोग इन समस्याओं का समाधान के लिए उनके पास बेहतर शिक्षा या संस्कार जो भी कहें वो नहीं होता है। फिर कह रही हूँ, संस्कार का मतलब मेरा पूजा पाठ का नहीं है या पाँव छूने का नहीं है, वो स्कीमा जो है उसका हिंदी में जो हम ये कह सकते हैं, जो हमारे बन जाते हैं, किस तरह से हमें करनी है। तो जब हम उन परिस्थितियों से जूझते हैं तो उनका हम उनके में ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि फाइनली हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी में हो जाते हैं। और दूसरा कारण जो है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कई बार जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है वो बायोलॉजिकल है, जैसे अल्कोहलिज्म जेनेटिक भी हो सकता है और लर्न भी हो सकता है। जहाँ जेनेटिक है वहाँ हम थेरेपी के बाद उस आदमी को कहते हैं अब तुम ज़िंदगी में कभी अल्कोहल टच नहीं करोगे, क्योंकि तुम टच करोगे तो वो फिर तुम जेनेटिकली उसमें और इन्वॉल्व हो जाओगे। तो मानसिक बीमारियों के भी कुछ कारण बायोलॉजिकल हैं जो होने ही हैं क्योंकि हेरिडिटी में है, और कुछ जो हैं एनवायरनमेंट से हैं। जब जितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होगा, जितनी हमारी स्किल्स कम होंगी स्ट्रेस से डील करने की, उतनी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। मुझे ये समझ में आया कि शायद वो मंत्र दे देना हो जाता था कि आपको डर लग रहा है तो किसी ने कहा कि ये मंत्र पढ़ना तो सही हो जाओगे। तो ये भी कहीं साइकोलॉजिकली काम कर रहा है वो? साइकोलॉजिकली ऑफ कोर्स, जैसे वो उसको लगता है कि हाँ मेरे पास कोई सहारा है। तो ये एक डर लगने की भी कई सीमाएं हैं ना। डर जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदल जाता है तो फिर वो डर नहीं रहता, वो एक बीमारी हो जाती है। एंग्जाइटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या चीज़ है ये? हम बहुत टर्म सुनते हैं एंग्जाइटी, लेकिन एंग्जाइटी एग्जैक्टली होता क्या है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, उसमें कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों में ये है कि अनजानी चीज़ के प्रति क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह के सवाल बहुत सारे दिमाग में आने लगते हैं। ओवर थिंकिंग होने लगती है और हमारे अंदर एक भय होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और कई तरह की हमारी इमेजिनेशन बहुत सारे भयों तक बहुत आगे चली जाती है। और उसके बाद हमारी स्लीप प्रभावित हो जाती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद डिस्टर्ब होना मनोविज्ञान में मानसिक बीमारियों का पहला लक्षण है। नींद का डिस्टर्ब होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से बात करिए कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ओवर थिंकिंग हो जाती है, नींद का डिस्टर्बेंस हो जाता है, लाइफ स्टाइल में चेंज होता है, भूख परिवर्तित होने लगती है। उसकी या तो भूख बहुत कम हो जाती है या भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम डिप्रेशन की बात आते हैं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों बीमारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो 25% पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। फिजिकली कुछ ऐसा दिखता है एंग्जाइटी के सिम्टम? नहीं, फिजिकली हमको मानसिक बीमारियों में फिजिकली केवल जो साइकोटिक बीमारियां हैं जिसको हम कम्प्लीटली पागल हो जाना कहते हैं, उसमें फिजिकली ये दिखता है कि जो व्यक्ति है वो चेतना से दूर हो जाता है, अनाप शनाप बकने लगता है, उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे ये दिख रहा है और भगवान ने मुझे कहा मेरे कान में इसको मार दे, इसको ख़त्म कर दे, या तू घर में बैठा रहे। इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के फिजिकल नहीं दिखाई देते। कई बार जैसे वो लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल होता है, बियर बेली होती है, ये भी कहीं एंग्जाइटी की वजह से, या फिर डार्क सर्कल बियर बेली जैसे मतलब अचानक से केवल पेट मोटा होना, या फिर आंखों नहीं, आंखों के नीचे गड्ढा होना हो सकता है, सोया ना हो बहुत समय तक या रोया हो। लेकिन जो बेली की बात आप कर रहे हैं, मोटापा बढ़ जाना या कम हो जाना भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। बिना खाना पीना चेंज किए या तो आपका वेट कम या ज़्यादा हो रहा है, नींद का ना आना, ओवर थिंकिंग होना, ये सब चीज़ें जब मात्रा से बढ़ जाती हैं। आप और मैं भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, वो हम उसको लॉजिकली फिनिश कर देते हैं। तो सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बाद इंसान जो है अपने काम में मन नहीं लगा पाता।
वो जिस काम को कर रहा है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो कई ऐसे लक्षणों का जो समूह है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार चेंज हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि व्यक्ति का जब व्यवहार चेंज हो जाता है तो वो कह नहीं पाता अपने आसपास के लोगों को, वो चुपचाप उसको सफ़र करता है। और कई बार फिर ये होता है कि सफ़र करने की लिमिट जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों की समझ में नहीं आता अब क्या हो गया इसको। तो कन्फ्यूजन में कई बार लोग उसको, क्योंकि हमारे पास जो देवी देवताओं का है वहाँ भागते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स होने पर बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। यहाँ से वो थेरेपी का कॉन्सेप्ट आता है। थेरेपी पहले आप अपने फिजिकल जो आपका जनरल प्रैक्टिशनर है उसको कंसल्ट करें, क्योंकि उन लोगों ने साइकेट्री पढ़ी होती है, तो वो वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपको सिम्टम्स जो हैं वो मानसिक बीमारियों के हैं। किसी भी तरह के सिम्टोमेटिक चेंज आपको फिजिकल हों या मानसिक हों, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए जो आपको बताएगा कि ये जो है आपको कई चीज़ों में तो डॉक्टर आपका जनरल प्रैक्टिशनर भी दवाई दे सकता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के माइल्ड सिम्टम्स में, नहीं तो वो आपको साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जिसके पास की मेडिकल की डिग्री होती है और MD होती है मनोचिकित्सा में, तो वो दवाइयों से ट्रीटमेंट होता है। साइकोथेरेपी से भी ट्रीटमेंट होता है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी क्लिनिकल साइकोथेरेपी क्या चीज़ है? साइकोथेरेपी ये होता है कि एक जो मनोवैज्ञानिक होता है उसकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री होती है, यानी कि वो मानसिक बीमारियों का उसको पूरा पता होता है क्या सिम्टम्स हैं, क्या कौन सी बीमारी है, और वो उसी हिसाब से मानसिक बीमारियों को ट्रीट करता है। वो साइकोथेरेपी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, तो उनका भी अभाव है, पर केवल मनोवैज्ञानिक के पास जाकर भी वो आपको थोड़ी बहुत राह दिखा सकता है। ये एक टाइप काउंसलर जो होते हैं वही है जिसके पास मनोविज्ञान की डिग्री हो। ओके। थेरेपी काउंसलिंग से ज़्यादा है, क्योंकि थेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें आपको सिम्टम्स को दूर करना है। सिम्टम्स को होने के लिए हमारा बचपन भी जिम्मेदार होता है, हमारे स्कीमा जिम्मेदार होते हैं उसको फिर करेक्ट करके, और कई तरह के थेरेपी के भी कई तरह के मेथड हैं मनोविज्ञान में, तो उनको इस्तेमाल करके मनोवैज्ञानिक मदद करता है। लेकिन कई मानसिक बीमारियों में हमको दवाई चाहिए ही चाहिए। ये जो थेरेपी करता है वो आपको सजेस्ट कर सकता है? हाँ, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दवाई नहीं लिखता, वो केवल मनोचिकित्सक ही लिखता है जिसके पास MBBS और MD की साइकेट्री में डिग्री हो। अच्छा, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको डिप्रेशन या इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अपने फिजिकल वाले डॉक्टर के पास गए, हाँ। उसकी सलाह पे फिर आप मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक किसी एक को चूज करेंगे। दोनों में अगर मैं अंतर समझना चाहूँ तो दोनों में अगर मैं अंतर समझना चाहूँ तो मनोवैज्ञानिक का जो है वो मेडिकल कॉलेज से नहीं उसकी डिग्री होती है, और मनोविज्ञान में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में MA होता है। उसके बाद हिंदुस्तान में मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil की डिग्री है, जिसमें वो MPhil करता है। तो उसके पास मेडिसिन का कोई इतिहास नहीं होता, मेडिकल का वो ट्रीटमेंट नहीं करता है। जो मनोवैज्ञानिक है उसकी जो स्थिति है वो मनोविज्ञान, मन को समझना, इंसान के इमोशंस को समझना, उनकी कैसे उनको रखना है, कैसे उनकी एनालिसिस करनी है, कैसे उस इंसान को मदद करनी है। मनोवैज्ञानिक हाथ पकड़ के भी नहीं चलाता, वो गाइडलाइंस भी नहीं देता है। मैं तो जब वहाँ काम करती हूँ वहाँ लोगों को कहती हूँ मनोवैज्ञानिक आपका दर्पण है जो आपको दिखाता है, जैसे आपका हेयर ड्रेसर आपको दर्पण दिखाता है। तो आप अपनी कमियां खूबियां देखते हैं, आप अपने स्कीमा देखते हैं, आप उनके एडजस्टमेंट करके अपनी मानसिक परिस्थितियों को, आप अपनी मानसिक बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ मानसिक बीमारियों में दवा बहुत ज़रूरी है। वो मनोवैज्ञानिक सजेस्ट नहीं करते ना, वो साइकेट्रिस्ट ही दवा केवल साइकेट्रिस्ट ही देता है जिसके पास मेडिसिन की डिग्री हो। और जो काउंसलिंग हम एक टर्म सुनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, वो क्या चीज़ होती है? काउंसलिंग भी मनोविज्ञान में इस्तेमाल की जाती है, तो आप उसको कह सकते हैं साइकोथेरेपी और काउंसलिंग जो है वो पैरेलल चलती हैं। तो काउंसलिंग भी काउंसलिंग ज़्यादातर हम लोग करते हैं जैसे रिलेशन के जो प्रॉब्लम होती हैं, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों और पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पर काउंसलिंग का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लंबे समय से जैसे यूरोप में रह रहे हो, तो वहाँ और भारत में, क्योंकि आप पिथौरागढ़ भी पर्टिकुलर पिथौरागढ़ लगातार आते रहते हो, तो कितना अंतर और क्या चीज़ें आप देखते हो उसमें अवेयरनेस को लेकर भी? हाँ, अवेयरनेस का जहाँ तक है सवाल है कि यूरोप में अवेयरनेस सरकारी स्तर पर भी की जाती है लगातार। उनके आपको विज्ञापन भी दिख जाएंगे जगह जगह, और लोगों में अवेयरनेस है क्योंकि लोग पढ़े लिखे होने का स्तर बहुत ज़्यादा है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत हैं, आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर भी आपको एक्सप्लेन करता है, वो आपको बता देता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम तो यही है, अब साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो उनके पास कई रिसोर्सेज हैं कि वो हम लोगों से कई ज़्यादा अवेयर हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और स्कूलिंग में वहाँ स्कूल्स में स्कूल साइकोलॉजिस्ट मस्ट हैं,
स्कूल के लेवल पर ही वहाँ मनोवैज्ञानिक हैं। तो और अगर मनोवैज्ञानिक नहीं है तो स्कूल नर्स है, तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्ट नर्स से जाकर बात करता है, अपनी स्कूल की नर्स से जाकर बात करता है। जैसे अभी था, मुझे एक वहाँ का बहुत प्रसिद्ध लीसे है जो बहुत सबसे अच्छी लीसी है, तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। मैंने 3-4 साल उनके स्कूल के साथ काम किया, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, तो मेरा नहीं हो पाता है जाना। तो वो बड़ा रिग्रेट कर रहे थे कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। तो उनके कई स्कूल के बच्चे थे जो जिनमें प्रिंसिपल गौर करता था कि इनके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। तो मेरे पास मेरे आने से पहले लिस्ट आ जाती थी, आज मुझे कितने बच्चों को देखना है। तो मैं जाती थी हफ्ते में एक बार वहाँ, तो उनमें से कईयों को मैं कहती थी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से, हम तुम्हारे पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू करो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ। कई एक को ये था कि उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना ज़रूरी था, तो मैं प्रिंसिपल को पूरी इन्फॉर्मेशन देती थी। फिर प्रिंसिपल जो है पेरेंट्स की मीटिंग करा के उनको इन्फॉर्म कर देते थे कि उनको बच्चे के साथ कहाँ ले जाना है, कैसे करना है। तो इस मामले में तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, पर अवेयरनेस की जा सकती है स्कूल लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें हम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो भारत के हैं उनसे मदद लें, और छोटे छोटे हम पोस्टर्स बना करके स्कूल्स में लगा सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के यहाँ लगा सकते हैं, अस्पतालों में लगा सकते हैं, कि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानें। ये अवेयरनेस का मतलब क्या है, किस तरीके की अवेयरनेस की बात कि हम जानें कि मानसिक बीमारियां जैसी कोई चीज़ होती है। नहीं तो हम भागते रहेंगे कि जैसे घबराहट होने लगी तो हम कभी किसी गुरु के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पीछे भाग रहे हैं, कि घबराहट बेचैनी जो हैं वो एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं। रोना और अकेलापन महसूस करना और सुसाइडियल आत्महत्या करने का, ज़िंदगी ख़त्म करने का, दिमाग में विचार आना डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर को आप बिल्कुल किसी तरीके की अवेयरनेस देखते हो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हम लोगों को यही समझ में आता है कि आदमी पागल होता है, एक नॉर्मल होता है, बीच का कुछ नहीं होता है। अब दिखने लगी है, अब काफ़ी दिखने लगी है लोग, क्योंकि कई बार मुझे भी लोग कांटेक्ट करते हैं यहाँ से कि ऐसा ऐसा हो गया है और ये है, तो मैं उनको बताती हूँ। कई बार ये होता है कि घर में कोई डेथ हो गई तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो जो सफ़र कर रहा है। मेरे पास तो विदेशों में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दादा दादी की डेथ को बड़ी मुश्किल से झेला, क्योंकि डिप्रेशन जो मॉर्निंग की प्रोसेस होती है, जो ये पीरियड होता है जिसमें हमको स्वीकार करना पड़ता है कि अब हम खो चुके हैं इस आदमी को, वो एक प्रोसेस होती है, हमको गुजरना पड़ता है कई तरह के इमोशंस से। तो कई बार ब्लॉक हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी को लेके बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और लोग खुद ब खुद, मतलब एक इंटरनेट इस तरीके का सोर्स हो गया जिस पर अजीब अजीब सी बातें हैं कहीं पर को। तो आपको ऐसे कोई, आपने इतना वियर्ड सा कुछ सुना हुआ है इंडिया के लोगों के जिन्होंने कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, और आपने कहीं पर को सुना हो कि डिप्रेशन एंग्जाइटी से भी जोड़ के लोग इसको देखते हैं? देखिए, इंटरनेट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विश्व स्तर पर लोग जब हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, वो खुद ही डायग्नोस होकर आ जाते हैं कि मैंने ये देखा। तो मेरे पास तो जब भी कोई आता है तो मैंने कहा ऐसा है कि स्टडी तुमने नहीं की है, मैंने बर्बाद किए हैं 10 साल अपने, तुम्हारे डॉक्टर ने भी 10 साल बर्बाद किए हैं। तो अगर हमको पढ़ करके, इंटरनेट में पढ़ करके हमको आ जाते सिम्टम्स, तो 10 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी तो हमारे प्रोफेसर ने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि ये किताब हाथ में ले रहे हो ना, अपने आप को इसमें मत देखना शुरू करना, नहीं तो तुमको सारे सिम्टम्स तुम्हें खुद दिखाई देंगे। क्योंकि मनोविज्ञान में जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का डिफरेंस है। वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, आपका स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो महीनों तक जा रहा है, आपको घबराहट महीनों तक हो रही है। अभी मुझे घबराहट हो जाए, वो घबराहट भी गई, वो बीमारी नहीं है, तो जो महीनों तक घबराहट हो रही है और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो वो जो सिम्टम्स हैं। अब डिप्रेशन एंग्जाइटी जो हमारा डायग्नोसिस है मनोविज्ञान का या मनोचिकित्सक का, उसके तो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। अब डिप्रेशन एंग्जाइटी को मेरी माँ ने कैसे डायग्नोस किया, साधु ने कैसे डायग्नोस किया, बाबा ने डायग्नोस कैसे किया, ये तो इंडिविजुअल तरीके हैं। और विज्ञान की तो परिभाषा ही यही है कि विज्ञान जो है जनरलाइज होता है आफ्टर स्टडीज़। वो ऐसे जनरलाइज नहीं कर देता है, कि उसको जनरलाइज करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। जब वो देखता है कि उसमें वैज्ञानिकता आने का मतलब होता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करता है कि रिलायबल है और वैलिड है। रिलायबल है कि हर बार वो वही उत्तर दे रहा है, और वैलिड है कि हाँ अब ये स्थापित हो चुका है। तो वो विज्ञान की परिभाषा से गुजरना पड़ता है। तो एक इंडिविजुअल परिभाषा है, अब किसी भी ने दे दी, वो चाहे मेरी माँ ने दी, चाहे किसी बाबा ने दी, उस पर तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जैसे एक चीज़ और है
जो हमारा आप मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक स्लो पीरियड देखा हुआ है जिस समय तकनीक वगैरह कुछ नहीं थी और उसके साथ सोसाइटी चल रही थी, और एक टाइम पीरियड अभी का है जिसमें तकनीक जुड़ गई है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल अपना वो उसने पेस बढ़ा दिया हुआ है लाइफस्टाइल का या इस तरीके से कहीं पर को। तो जो है हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इंडिया का, अगर इसमें कहीं पर को हम देखें तो क्या इस तरीके की चीज़ें बढ़ेंगी इसमें? देखिए, कभी भी जब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। किसी भी नई चीज़ से एडजस्टमेंट करने में हमको मानसिक, सामाजिक रूप से उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, बढ़ेंगी जैसे स्मार्टफोन का उपयोग है या स्क्रीन का जो एडिक्शन है, उसको तो WHO ने ऑलरेडी बीमारी करार दे दिया है। स्क्रीन का एडिक्शन किसको कह रहे हो आप? स्क्रीन का एडिक्शन, जितना भी आप मोबाइल फ़ोन में लगे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, देख रहे हैं, और घंटों टेलीविज़न का तो नहीं, अब ख़त्म हो गया, घंटों टेलीविज़न के पास है। जितनी भी स्क्रीन्स हैं जो मोबाइल, ख़ास तौर से मोबाइल फ़ोन है, तो उस पर घंटों लगे रहना, वो जो है नॉर्मली ये कहा जाता है कि 3 घंटे से ज़्यादा आपका कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए इन अ डे। हाँ, इन अ डे। टेलीविज़न, कंप्यूटर, अब मैं वर्किंग कंप्यूटर को नहीं ले रही हूँ, वर्क जो आप वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप अपना काम कर रहे हैं, जो मनोरंजन के लिए जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा, तीनों स्क्रीन जो है वो नहीं होनी चाहिए 3 घंटे से ज़्यादा। अब लोगों से पूछिए आप अपने मोबाइल पे कितने घंटे रहते हैं। दिस इज़ एडिक्शन। मोबाइल का एडिक्शन अगर यही रहा तो बहुत ख़तरनाक एडिक्शन के रूप में सामने आने वाला है। विदेशों में तो हम ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं इसमें, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जिन पर मैं काम कर चुकी हूँ मोबाइल के एडिक्शन पे। हम बार बार ये बच्चों वाली बात कहते हैं, स्क्रीन टाइम क्या एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों पे? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि जो स्क्रीन है वो हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस करता है अगर आप अंधेरा होने के बाद यूज़ करते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जो जितनी भी रोशनी है, चाहे कोई भी रोशनी है, जो बहुत ज़्यादा रोशनी है, वो हमको हमारे मेलाटोनिन को प्रभावित करती है। मेलाटोनिन है ही अंधेरे का हार्मोन जो हमें नींद देता है। तो स्क्रीन से एक तो नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात यह है कि स्क्रीन में जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको खुशी का जो हार्मोन निकलता है, खुशी का जो हार्मोन है वो एडिक्टिव है, डोपामाइन रिलीज, डोपामाइन, वो एडिक्शन देता है, तो आप कंटिन्यू करते जाते हैं। तो उसके और जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ से होता है। जब तक आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन का जो, जब तक आपके साइनेप्स नहीं बनेंगे ढेर सारे, तो आपकी जो समायोजन करने की क्षमता होगी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अंग्रेजी पढ़ ली, मैंने गणित पढ़ ली। बुद्धिमान होने का मतलब होता है कि मैं कितना समायोजन बिठा सकती हूँ अपनी हर परिस्थिति के साथ। तो हम न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में उसको हैम्पर करेंगे अगर हम बहुत लंबे समय तक बच्चों को मोबाइल के साथ रहने दें। बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की बात करूं तो इसको एज ग्रुप में कुछ बांट सकते हैं हमें? हाँ, 3 साल से पहले वैज्ञानिक कहते हैं बच्चे को कोई भी स्क्रीन मत दो, टेलीविज़न भी नहीं, 0 स्क्रीन। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वही मल्टीपल एक्टिविटीज़ की बात आती है ना, बच्चा मेस्मराइज हो जाता है स्क्रीन के सामने। बेहतर है कि वो भागते हुए कीड़े को पकड़े, क्योंकि उसमें वो कुछ लर्न करेगा ना। कीड़ा उसे काटेगा, वो रोएगा, या वो कीड़े के पीछे भागकर अपना मनोरंजन करेगा, एक्सपीरियंस करेगा कुछ बहुत बच्चे कुछ के साथ, क्योंकि वो यही अपने है वो एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करेगा ना। वो कीड़े को देखेगा, उसके रंग को देखेगा, उसकी दौड़ को देखेगा। अब आप कहेंगे स्क्रीन में भी देखेगा, स्क्रीन में वो छुएगा ही नहीं, वो तो पैसिव एक्सपीरियंस है ना, वो तो एक्टिव है ही नहीं। आप बैठे हैं, मेस्मराइज्ड हैं। तो 3 साल से पहले तो नो स्क्रीन। बहुत सारे बच्चे बहुत समय लगाते हैं बोलने पे, तो क्या मोबाइल से इस तरीके नहीं, वो अलग प्रॉब्लम्स हैं को जो बच्चे, हो सकता है, बस अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है ना, हर चीज़ को हम नहीं जोड़ सकते हैं। कुछ हाइपोथेसिस हैं, और बच्चों में न बोलने की या देर से बोलने की प्रॉब्लम, वो अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो कई चीज़ों की वजह हो सकती है, उसकी अलग अलग डायग्नोसिस है। जो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग के 5-6 साल पे ही ब्रेन जब पैदा होता है बच्चा, उस टाइम पीरियड में डेवलप करता है, जैसे मेनली 80% ब्रेन, तो क्या उसकी फंक्शनिंग या उसके डेवलपमेंट को रोकता है? हाँ, तभी तो उस वक्त मल्टीपल एक्टिविटीज़ चाहिए बच्चे को, कि वो अपने एनवायरनमेंट में रहे, वो अपने एनवायरनमेंट की हर चीज़ को देखे, हर चीज़ को छुए, हर चीज़ को समझे। उस वक्त तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वैसे 25 साल की उम्र तक होता रहता है फिजिकली जो डेवलपमेंट है, और जो न्यूरॉन्स और जो जितना भी ब्रेन के अंदर जो कुछ होता है वो डेवलप करता रहता है। वो तो उसमें केवल मशीन ही नहीं है, एक्सपीरियंस भी तो है, उस मशीन में कुछ भरना भी तो है। तो सिनेप्स भी तो हमको बनाने हैं, 2 न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन भी तो बनाने हैं। तो वो कनेक्शन जितने ज़्यादा हम 3 साल की उम्र तक देंगे, उतना बच्चे को फ़ायदा होगा।
मल्टीपल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। खेत में जाए, खेले कूदे, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करे, अपनी किताब पढ़े, अपना वो एक बच्चा जो दीवार को गंदा कर रहा है वो टीवी देखने वाले बच्चे से ज़्यादा अपने ब्रेन को डेवलप करने की संभावनाएं दे रहा है। तकनीक के साथ चल रहे हैं हम, इसके साथ तो हमको रहना ही है। हाँ बिल्कुल। तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देख रहे हो कि क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे। नहीं नहीं नहीं, तकनीक तो वो तो हमारे साथ है, हम उसको नहीं, तकनीक का हम लोगों को बचपन में एक लेख लिखने को कहा जाता था साइंस में, और साइंस में लेख लिखने के लिए एक उन दिनों हम निबंध लिखा करते थे। तो उसमें ये था कि साइंस जो है आदमी का मित्र भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। जैसे माचिस की तीली पूरे गांव को जला सकती है और ये आपकी घर की आग भी जला सकती है। विज्ञान चमत्कार या कुछ हाँ, तो जो वो माचिस है ना, जो वो मैच बॉक्स है आपका, वो आप चाहे तो अपना चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करें या पूरे गाँव को जलाने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये तो आपके हाथ में है, आप तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तकनीक के ही गुलाम हो गए तो फिर तकनीक तो आपको इस्तेमाल करना है कि तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको नियम बनाने, तकनीक की ज़रूरत है। बिना कंप्यूटर के तो मेरा ही काम नहीं होता, बिना मोबाइल फ़ोन के तो मेरा ही काम नहीं होता। तो वो मेरे काम करने के यंत्र हैं। मनोरंजन का एकमात्र चीज़ मोबाइल नहीं है। मनोरंजन का और दूसरा जो ऑप्शन है वो गपशप मारना भी तो है, वो अपने पड़ोसी से बात करना भी तो है, वो अपने बच्चों के साथ खेलना भी तो है। हमें याद है कि पिताजी जब संडे को हम सब लोग बैठ के पिताजी के साथ खेला करते थे। दुकानदार आदमी थे, रोज़ तो टाइम नहीं मिलता था, इतवार को मिलता था। हम बैठ के उनके साथ गाते थे, वो भजन गाते थे, हम भी गाते थे। तो ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि हम इंटरेक्ट करें। क्यों मोबाइल के साथ बैठे? अब अगर हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल के साथ बैठा हुआ है, वो थोड़े ना टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, वो तो दुरुपयोग है टेक्नोलॉजी का। ह्यूमन इंटरेक्शंस तो बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे जैसे आप एक, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हो। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप कैसे देखते हो कि इंसान के जीवन में डिसिप्लिन का किस तरीके से देख रहे हो? आपकी कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, या फिर बच्चों पे को हम डिसिप्लिन करने की बात करते हैं तो वो किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, डिसिप्लिन के बिना बच्चा असुरक्षा महसूस करता है, क्योंकि बच्चा भी नया नया इस दुनिया में आया है, उसको पता ही नहीं है कैसे चलना है। डिसिप्लिन जो है वो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे की सुरक्षा के लिए। बच्चे को आज़ादी दीजिए लेकिन उसका फ्रेम डेवलप कीजिए, फ्रेम में बंद मत कीजिए, फ्रेम जो है उसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए। लेकिन आप एक बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़ दें, अरे मैंने तो आज़ाद छोड़ा, वो बच्चा तो घबराहट के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। 3 साल के बच्चे को तो आपकी ज़रूरत है ना कि आप उसके साथ रहें। तो डिसिप्लिन का जो है, कई चीज़ों को हम लोगों को एजुकेट करना है बच्चों को। आपको बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 2 थप्पड़ मार दिए। उसको समझाना है कि ये नॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं। तो डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, या फिर जिस बॉक्स की हम बात कर रहे हैं? देखिए, ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि हम उसको इम्पोज नहीं करते हैं कोई चीज़ कि तुझे ये करना है, ये करना है। जैसे बच्चे ने कुछ कहा, हम उससे कहते हैं चुप, पहले उसको सुनिए फिर उसको एक्सप्लेन करिए। और डिसिप्लिन के जो नॉर्म्स होंगे वो तो आपके हिसाब से होंगे ना कि क्या चीज़ एक्सेप्टेड है, क्या चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो तो आपको बनाने पड़ेंगे धीरे धीरे। वो तो परिवार, संस्कृति, समाज हर तरह से भिन्न भिन्न हो जाते हैं। दूसरा, आप जैसे ही बच्चों के साथ आप कैसे महसूस कर रहे हो, जो नई जनरेशन आ रही है उनके साथ जैसे वो इस नए माहौल में पूरा बढ़ रहे हैं, और पीछे के जो हम लोग हैं या फिर अभी के टाइम पीरियड के पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए उस तरीके का। लेकिन फिर उसके पास वही चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे को डू और डोंट वाले किस तरीके से डिसाइड करें। आप कैसे देख रहे हो उसे? अच्छा, बच्चे को डांटना, देखिए फिजिकल और डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। फिजिकल वायलेंस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो जायंट्स के बीच में रहता है। वो छोटा सा बच्चा है। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कोई इतना भी बड़ा होता था तो हमको लगता था वो हमारा बहुत बड़ा भाई था, लेकिन वो इतना ही था। तो छोटा बच्चा जो है वो बड़े बड़े जायंट्स के बीच में रहता है। तो एक जायंट्स ने उसको थप्पड़ मार दिया या उसकी बात समझने की कोशिश नहीं की, तो ये तो वायलेंस है। तो बच्चे को मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे को समझाना चाहिए। अब समझाएं कैसे? आप बच्चे को आपने उपदेश देना शुरू कर दिया, बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा। बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ऐसे करो। तुम क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी करूँगा। इंतज़ार करो बेटा, जिस दिन बड़े हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारी समझ खुद डेवलप हो जाएगी, उस दिन तुम करोगे। आज तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें मैं गाइड करूँ। तो ये मोर डेमोक्रेटिक, आप डेमोक्रेटिक वे में अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं। गाइड तो करना है आपको, बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा।
फिर ये गाइडेंस कौन से एज तक का होना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए 14 साल तक तो बिल्कुल मस्ट है, आप उसको डिसाइड 14 साल के बाद फिर बहुत ज़्यादा म्यूचुअल आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। गाइडेंस तो चलता रहता है, सारी उम्र चलता रहता है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो बहुत म्यूचुअल हो जाता है, हम एक दूसरे मोर एंड मोर लिबरल होते जाओगे आप? लिबरल हो जाते हैं। 14 साल तक तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी है, खासतौर से गाइड कंट्रोल करना, जो इंटरनेट का यूज़ है, पेरेंटल कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या देख ये रहा क्या है, चीज़ है? बच्चा क्या देख रहा है इंटरनेट पे। हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि 14 साल तक की उम्र तक बच्चा अकेला इंटरनेट पे कुछ भी ना देखे। ये प्रॉब्लम वेस्ट में भी आ रही है, 11-12 साल से अब इंटरनेट पे डायरेक्ट बच्चे एक्सेस है, क्योंकि 12 साल में वहाँ दे देते हैं फ़ोन। जैसे जैसे देश में तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है इसको लेकर, तो यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से आप इसके सॉल्यूशन क्या देखते हो? पॉलिसी तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस है कि आपको नहीं देना है। और अब देश जो है, कई वेस्टर्न कंट्रीज़ पॉलिसीज़ बना रही हैं बच्चों को इंटरनेट से दूर करने की, क्योंकि पिछले 10-15 साल का ही तो इतिहास है। अब जब परेशानियाँ आई तो अब पॉलिसीज़ बन रही हैं कई देशों में कि इतने साल तक आपको ये नहीं देखने देना है। जैसे मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद टिकटॉक बंद कर दिया। हाँ, तो ये तो पॉलिसी जब देखे ना, दुष्प्रभाव देखे, तब पॉलिसीज़ बनानी शुरू की, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आई है तो अभी तो हमारे पास स्टडीज़ नहीं है, डेटा नहीं है। और यहाँ ये है कि पेरेंट्स अवेयर रहें, बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज़ करने दीजिए, बच्चे को गाइड कीजिए, जैसे ही गलती करता है उसकी गलती सुधारिए, उसको बताइए डेमोक्रेटिक वे में कि आप गलती कर रहे हो, ये गलती आपको नहीं करनी है। स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फर्म। आप स्ट्रिक्ट नहीं है अपने बच्चे के साथ, ये मेरी बात है, क्योंकि आप अपने अनुभव की वजह से कह रहे हैं ना कि ये मेरी बात है और ये तुम्हें माननी है, जहाँ बच्चे की सुरक्षा और डेवलपमेंट का सवाल आता है। ऐसे में बच्चे कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप जब जब आप कहते हो कि स्ट्रिक्ट हो रहे हो बच्चे के साथ, आप स्ट्रिक्ट रहो, तो फिर उसकी एक सीमा भी तो होनी चाहिए कहीं पर को। अब आप हर जगह स्ट्रिक्ट हो गए तो वो कैसे काम चलेगा? स्ट्रिक्ट होना, जहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पे होइए। जिस जगह पर बच्चा कहेगा मैं शाम को जा रहा हूँ 8 बजे घूमने, में 12 बजे आऊँगा, आप अपने 10 साल के बच्चे को तो नहीं अलाउ कर सकते ना, आप अपने 14 साल के बच्चे को भी अलाउ नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं, आप नहीं जाओगे, क्या मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, उनके माँ बाप को शायद ध्यान नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस ऐसी बातें करते हो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूँगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। नहीं, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो बेटा। जिस दिन तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगोगे, मैं तुम्हारे बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा, तुम बन जाओ अपनी जिम्मेदारी लेने लायक, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं कुछ मामलों में तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, कई चीज़ों के मामले। आप कुछ ऐसे चैलेंजेस देख रहे हो सोसाइटी को लेकर कि जो नई स्ट्रक्चर एक बन रहा है उसमें? मेरा इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा वो रहता नहीं है घुलना मिलना, क्योंकि मैं यहाँ 10-15 दिन के लिए आती हूँ और फिर मैं अपनी घर में माँ के ही साथ रहती हूँ, हमेशा से यही रहा। वेस्टर्न सोसाइटी की अगर आप बात कहें तो चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस, बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं, तो उनको वैसे भी एक एडोलेसेंट को सब कुछ आता है, वो नया नया आता है दुनिया में, तो उसको लगता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा आता है। वो तो यूनिवर्सल है, कोई बात नहीं, और उसको हम दबाते भी नहीं हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे शेप अप करते रहते हैं। तो या चेंजेस तो हर, देखिए अगर युवावस्था चेंज नहीं होती तो हम अभी 5000 साल पीछे ही होते ना। हमारे माँ बाप हमसे कहते थे ज़माना बदल गया, हमारे ज़माने में ऐसा होता है, उनके माँ बाप उनसे कहते थे ज़माना तो बदलेगा ही, तो चेंजेस तो आएंगे ही, और दैट्स नॉर्मल, दैट्स गुड। आप अपने जो अपनी फैमिली है वहाँ पर को नेक्स्ट जनरेशन के साथ, और आप जब बड़े हो रहे थे उसमें कहीं पर को कुछ तरीके के ऐसे चेंजेस देख रहे हो? हाँ हाँ, आज के बच्चे ज़्यादा मुखर हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं और हम उनकी बात सुनते हैं, जो कि पिछली जनरेशन में इतना ज़्यादा नहीं था। और हम कम्युनिकेट करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, बच्चे डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे पास आते हैं। जैसे आपकी एज के अधिकतर लोग कहते हैं ना हमारे ज़माने में ऐसा होता था, और वो तो सारे बूढ़े कहते हैं, सारी दुनिया में कहते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा टाइम बेहतर था? सब टाइम अपने हिसाब से बेहतर हैं। मेरे लिए मेरा बचपन, आज के बच्चे जब बूढ़े होंगे वो कहेंगे हमारे ज़माने में ऐसा होता था। वो तो अतीत तो सभी को बहुत खूबसूरत लगता है ना, जो हर कोई अपने ज़माने को बेहतर मानता है, क्योंकि उसको नए ज़माने से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए वो अपने ज़माने में तो बढ़िया एडजस्टमेंट था उसका। तो मेरे ज़माने में तो वो तो हमेशा से रहा है और सभी संस्कृतियों में।